नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। आज की इस कक्षा में इकोनॉमिक रिव्यू जो भारत स्तर का है उस पर हम चर्चा करेंगे और इसका अध्ययन हम आरएस 2021 के परिप्रेक्ष्य में करेंगे, क्योंकि हमारा स्तर जो है वो बहुत ब्रॉड लेवल पर जाने का नहीं है इस एग्ज़ाम को देखते हुए। तो ये कक्षा जो है ये आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस दोनों ही परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी रहेगी। तो अभी आप फोकस करें। और पहले मैं आपको एक कक्षा इसमें दे चुका हूँ जिसमें हमने इकोनॉमिक रिव्यू के खंड 1 पर चर्चा की शुरुआत की थी। हमने खंड 1 को कंप्लीट किया था, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको वहाँ पर करवा दी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कक्षा की और अंत तक आप बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने का जो है फ़र्ज आपका बनता है, तो आप करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की। तो हम सबसे पहले खंड 2 में शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 के साथ में। तो ये इकोनॉमिक रिव्यू क्या बताता है हमको? इकोनॉमिक रिव्यू हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके गत वर्ष की जो प्रदर्शन है गत वर्ष का, उसको लेकर के एक अनुमान हमें बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया है। क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू में भी कोई बिल्कुल फिक्स्ड अनुमान नहीं होते हैं, बिल्कुल जो भी चीज़ें हैं। हालांकि आंकड़े हमारे पास वास्तविक होते हैं, इसमें बजट की तरह नहीं है कि हम संभावनाओं को लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत से आंकड़े आ चुके होते हैं, लेकिन ये पूरे वित्त वर्ष को कवर नहीं करते हैं। दिसंबर तक के अधिकतम हम आंकड़े लेते हैं हमेशा, लेकिन इनसे हमें मोटा मोटा पता चल जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में किया है। तो सबसे पहले हम समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को देखेंगे और उसके बाद में अर्थव्यवस्था के जो एक एक सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्र हैं, बड़े स्तर पर 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और उसके बाद में इनके विविध उप क्षेत्र जो हैं उनमें होने वाले परिवर्तन, उनसे जुड़े सरकार के कदम और खास करके कोविड-19 महामारी के इन पर प्रभाव, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2020-21 में हमारी अर्थव्यवस्था जो है इसकी क्या स्थिति रही है, इस मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं। मैंने बहुत ही शॉर्ट में, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इसको जमाने की कोशिश की है। तो अगर आप मेरे इन नोट्स को बिना कक्षा देखे पढ़ने की कोशिश करोगे तो शायद आपको एक दिक्कत हो। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो जरूरी है कि आप ये कक्षा देखें। इस कक्षा को देखे बिना ये नोट्स व्यर्थ हैं, आपके लिए किसी काम के नहीं है। तो 2020-21 अर्थव्यवस्था की एक स्थिति, इस तरह से इसका शीर्षक दिया हुआ है और इसमें कोविड-19 महामारी के साथ में शुरुआत की गई है। इसमें बताया गया है कि कोविड-19 महामारी जो है ये एक अप्रत्याशित घटना है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है जिसको बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। क्या मतलब है इस शब्द का? अगर हिंदी करोगे तो पता चलेगा। ब्लैक का मतलब है काला, स्वान हंस को हम बोलते हैं, ठीक है। इवेंट मतलब घटना। तो एक ऐसी घटना जहां पर एक काले हंस को देखा गया। तो ये क्या दर्शाना चाहते हैं इसको करके कि भैया हम सभी जानते हैं कि हंस होते हैं सफेद रंग के, ज्यादातर हंस क्या होते हैं? सफेद रंग के। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 1726 में 2 काले हंसों को देखा गया। ये एक रेयर घटना है, मतलब ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए कोविड-19 को ब्लैक स्वान इवेंट कहा गया, क्योंकि हमारे बाप दादों की पीढ़ी में कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि नहीं? मानते हैं ना? हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आप अपने दादाजी तक भी पूछेंगे ना तो वो भी आपको यही कहेंगे कि बेटा हमने ऐसी कोई महामारी आज तक नहीं देखी थी जिसके अंदर आदमी आदमी की वजह से बीमार हो रहा है या फिर आदमी आदमी से दूर भाग रहा हो। क्योंकि पिछली जो घटना हुई थी वो 1919 में हुई थी, 1919 में, स्पेनिश फ्लू के रूप में। तो आज 100 सालों बाद में, सदी में होने वाली एक अप्रत्याशित घटना, मतलब कहा गया था कि 150 सालों में होने वाली घटना, इसीलिए शब्द का प्रयोग किया ब्लैक स्वान इवेंट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्लैक स्वान इवेंट का प्रयोग किसके लिए किया है तो वो है कोविड-19 के लिए। यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। महामारी के शुरू होने के साथ ही, जैसा मैं पिछली कक्षा में भी आपको बता चुका था, मैंने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की थी कि जैसे ही महामारी शुरू होती है उसके साथ ही कुछ घटनाक्रम शुरू होते हैं और सरकार के लिए एक नीतिगत, पॉलिसी रिलेटेड एक दुविधा आ जाती है कि सरकार अपने प्रशासन को कैसे चलाए। सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या थी लोगों की जान बचाने की। दूसरी ओर सरकार की एक और समस्या थी कि अगर जान बचाने के लिए जो तरीके विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए हैं उनको अगर हम लागू करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? बड़ी मात्रा में जो है लोगों की आजीविका पर खतरा आ जाएगा, रोजगार जो है। क्योंकि
मूवमेंट, गतिशीलता, मोबिलिटी ही वो चीज है जो रोजगार को बढ़ावा दे रही है। आप सभी जानते हैं अगर दुकानें नहीं खुलेगी तो व्यापार कहां से होगा। आदमी अगर सुबह घर से निकल करके बाहर कमाने नहीं जाएगा, हर कोई तो घर में बैठ के कमा नहीं सकता, हाँ, हर किसी को जाना पड़ेगा। तो सरकार को कृषि क्षेत्र को छोड़ करके, क्योंकि कृषि एक ऐसी गतिविधि है जिसको रोका नहीं जा सकता, कृषि का समय निर्धारित होता है। अगर आज फसल पक गई तो कटना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन बाद काट लोगे, फिर वो किसी काम के नहीं है। तो कृषि को छोड़ करके बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उनको सरकार ने रोका, ठीक है। तत्काल एक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता हमें पड़ी और इसलिए हमको राष्ट्रीय लॉकडाउन करना पड़ा। राष्ट्रीय लॉकडाउन के कुछ प्रभाव हमारे सामने आए, तो वो प्रभाव क्या थे वो हम देख सकते हैं। चलिए इन प्रभावों पर हम चर्चा कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट से हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्रभाव क्या क्या थे। तो राष्ट्रीय लॉकडाउन लगने के साथ ही 3 बहुत बड़े प्रभाव सामने आते हैं। पहला प्रभाव है आपकी शून्य आर्थिक गतिविधि, मतलब मान के चलिए 22 मार्च से लेकर के और जो 3 मई का समय है, लोगों के पास कुछ काम नहीं था सिवाय कोविड-19 पर बात करने के। लोग अपने घरों में बैठ करके दिन रात केवल एक ही काम कर रहे थे और वो थी बातचीत। तो 22 मार्च से लेकर 3 मई तक ये हुआ। अखबारों में, खबरों में हम ये चीजें पढ़ते थे। उपभोग में गिरावट आई। उपभोग का मतलब कोई खाने पीने की चीजों के उपभोग में गिरावट की बात नहीं है, यहां पर अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में उपभोग में गिरावट आई है। सेवा स्तर पर अगर हम देखें उपभोग में गिरावट है। विनिर्माण क्षेत्र में अगर हम देखें वहां पर भी, चूंकि बाजार बंद है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, कमा नहीं पा रहे, अब लोगों का ध्यान है अपनी केवल आजीविका को छोड़ करके अपना जो रोजमर्रा का जीवन चलाने पर। लोग बचत को समझ रहे हैं कि अब पैसा जो बचा हुआ है उसको बहुत समझ के खर्च करना है, तो मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो गया, तो आर्थिक व्यवस्था में गिरावट आई, उपभोग में गिरावट आई। प्रतिबंधित श्रम आपूर्ति हमारे, अच्छा डिमांड भी है, ऐसा नहीं है लोग खाली बैठे हैं तो घरों में निर्माण कार्य करवा रहे हैं, कोई मकान बनवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, लेकिन इसी दौरान एक समस्या ये हो गई कि मार्केट में जो निर्मित सामान है, विनिर्मित सामान, उसकी जो सप्लाई है वो घट रही है। मार्केट में वो सामान है नहीं, उपलब्ध नहीं है। सरकार बहुत से प्रयास कर रही है, खासकर खाद्य पदार्थों को लेकर के आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1955 में बदलाव किए गए। जो आपके आवश्यक वस्तुएं थी उन सभी को, उनकी जो ऊपरी सीमा है उसको मुक्त कर दिया गया, और भी बहुत से प्रयास सरकार ने किए। अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है उसको रोकने के सरकार ने प्रयास किए, दंड के प्रावधान किए। लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीजें थी, जैसे मान लीजिए मकान का निर्माण कर रहे हैं, सीमेंट की जरूरत है, तो सीमेंट की सप्लाई कम हो रही है, क्योंकि जो फैक्ट्रीज है जहां पर सीमेंट का उत्पादन होता है वो काम नहीं कर रही, मजदूर नहीं है, मजदूरों ने पलायन कर लिया, मजदूर अपने घर चले गए, भाई इतने दिन तक हम क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे, गाँव चलो। तो इस तरह से प्रतिबंधित श्रम आपूर्ति भी देखी गई। तो 3 बड़े प्रभाव हमको देखने को मिले। शून्य आर्थिक, अब आपसे पूछ लेगा, मान लीजिए परीक्षा में पूछ ले कि कोविड-19 के बाद लगाए गए लॉकडाउन के कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव रहे, ठीक है, इस तरह से। अब क्या हुआ, मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष दोनों से जुड़े शॉक हमको देखने को पड़े। मांग पक्ष मतलब डिमांड फैक्टर, तो अनिश्चितता, क्योंकि आय में कमी है, ठीक है, लोगों की आय में कमी हो रही है, अनिश्चितता हमको देखने को पड़ रही है मांग पक्ष में। डिमांड जो थी वो पहले ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही थी, वो डिमांड सब रुक गई है। संक्रमण की आशंका, लोगों को डर है संक्रमण हो सकता है, इसलिए मांग में कमी आ रही है, चीजों को खरीद ही नहीं रहे, डर था कि कहीं छूने से कोरोना फैल रहा है, और एक स्थिति ऐसी आई भी थी जब ऐसा हुआ था। इसी तरह से निवेश में गिरावट, जो निवेश अभी तक लोग कर रहे थे वो भी धीरे धीरे गिरने लगा। दूसरी ओर आपूर्ति पक्ष की बात करें तो आर्थिक गतिविधियां बंद है और श्रमिकों की आवाजाही पर रोक है, तो आपूर्ति पक्ष को भी आघात लग रहे हैं, तो मांग पक्ष भी बेचारा नुकसान में जा रहा है और आपूर्ति पक्ष भी। तो इस तरह से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर यहां पर भयंकर वाला प्रभाव पड़ रहा है। एक और जो चीज हमको देखने को मिल रही है वो है कुछ रीजनल इफेक्ट्स, जैसे कि क्षेत्रीय प्रभाव हम अगर जिनको बोल सकते हैं। सबसे पहला तो जीवीए शॉक हम बोल रहे हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन पर शॉक पड़ा है सेवा क्षेत्र में। सर्विस सेक्टर अचानक से आई इस आपदा का सामना नहीं कर पाया। जो ऑनलाइन थे उन्होंने तो थोड़ा सा सपोर्ट कर लिया, लेकिन बाकी क्षेत्रों को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोचिंग्स अचानक से बंद हो गए, सेवा क्षेत्र, शिक्षा में, पर्यटन स्थल सारे बंद हो चुके हैं, तो पर्यटन क्षेत्र पूरा बर्बाद हो गया एक तरह से, अभी तक भी नहीं उभर पाया है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि लोग बाहर निकलें, घूमने जाएं, लेकिन सरकार अब भी डर रही है। फुल जो है कैपेसिटी के साथ में अभी तक भी हमारे जितने भी जो स्थल हैं, पर्यटन स्थल, उनको नहीं खोला गया है।
इसी तरह सिनेमाघरों को नहीं खोला गया, ये समस्याएं देखने को मिली। तो पर्यटन क्षेत्र, व्यापार, होटल आदि जो क्षेत्र हैं उन पर भी एक जीवीय शॉक हमको देखने को पड़े। मतलब रीजनल अगर हम बात करें किसी क्षेत्र विशेष की तो ये परिवर्तन मिला। इसी तरह रोजगार में अचानक कमी आई और रोजगार में अब हमारी जो बेरोजगारी दर है जो 11% से ऊपर पहुंच गई। 7% के करीब हुआ करती थी, 4% की जो मांग बढ़ना, मतलब आप सोच के चलिए भारत जैसे देश में 11% का मतलब है कि 5 से 6 करोड़ लोग जो है ना और अधिक बेरोजगार हो गए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है श्रम बल में अगर हम देखें तो। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये बदलाव देखने को मिले। यहां पर मैंने कर्व यहां पर दिया है आपको, इस कर्व में मैंने लिखा है फ्लैटनिंग कोविड-19 इन्फेक्शन कर्व। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए अगर मान लीजिए सरकार कोई प्रयास नहीं करती है, तो अगर हम वर्तमान भारत की उस समय की बात कर रहा हूं मैं 2020 की, जब हमारा कोविड-19 यहां पर आया, उस समय के जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का ही अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारा ये कोविड-19 बड़ी तेजी से बढ़ेगा और बड़ी तेजी से नीचे भी चला जाएगा। लेकिन इस स्थिति में ये क्या करेगा? इस स्थिति में ये बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा जाएगा। सरकार चाहती है कि ये जो प्रसार हो रहा है ना कोविड-19 का, इसको थोड़ा स्लो किया जाए, और स्लो करने के लिए सरकार क्या करती है? कंटेनमेंट पॉलिसीज अपनाती है, सरकार रोक लगाती है लोगों पर कि बाहर मत निकलो भाई, तुम घर में रहोगे तो हमको समय मिलेगा और टाइम मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? हमारी जो हेल्थ कैपेसिटी है ना, यहां पर जो हमारी हेल्थ कैपेसिटी वर्तमान में जिस स्तर पर है, यहां पर हमारी हेल्थ कैपेसिटी है, तो हम क्या करेंगे? इस समय जो हमको मिलेगा, इस समय के दौरान हम इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे और इस हेल्थ कैपेसिटी को यहां पहुंचा देंगे। और ऐसा करने से जो हमारे जो बीमारी पीक पर यहां पहुंचनी थी ना, वो यहां ना पहुंच करके हमारी बीमारी पीक पर इस जगह पहुंचेगी। और ये देखो, मतलब जो पीक है ना वो आधा हो गया, जस्ट जो पीक पर होना चाहिए था ना वो आधा हो गया, और जो टाइम है ना वो दुगना हो गया। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया? उस समय का प्रयोग ऑग्यूमेंटेड हेल्थ कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी को इंक्रीज करने में जो भी अलग अलग तरह की जरूरतें हमको थी, आइदर वो वैक्सीन डेवलपमेंट का काम हो, या फिर वो जरूरी दवाओं की व्यवस्था का काम हो, बेड की व्यवस्था करने का काम हो, जो आपके आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनकी व्यवस्था करने का काम हो, वो सरकार ने किया। तो इस तरह से हमने क्या किया? कर्व को फ्लैटन कर दिया। तो ये जो कर्व ऊपर जाना था, अचानक से तेजी से लोगों की, क्योंकि आप देखिए भारत की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ प्रति 1 लाख लोगों पर जो संक्रमण की बात हम करें या फिर जो मृत्यु की जो घटनाएं हैं, वो अन्य देशों की तुलना में, बड़े बड़े देशों की तुलना में लगभग 3 गुना कम रहा है। अगर वहां पर लगभग 1500 से 1600 के करीब रहा है ना, तो हमारे देश में ये संख्या 328 के करीब रही है। तो देख सकते हो 5 गुना के करीब कम। ऐसा क्यों हो पाया? नहीं तो भारत जैसे देश में जहां पर सुविधाओं की इतनी कमी है, बड़े बड़े देश इनके पास विकसित तंत्र है, जिनके पास में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। आज भी अगर हम देखें तो भारत में, आज अभी रिपोर्ट आई है कल नीति आयोग की, उसमें 1000 लोगों पर जो हमारे बेड की संख्या है ना 1 लाख पर, यह 24। ये हमारे यहाँ पर स्थिति है। ठीक है, लेकिन होनी चाहिए लगभग इसकी 10 गुना, नहीं है पर, तो क्या करें? जो है उसी में काम चलाएं। इसलिए सरकार ने कंटेनमेंट पॉलिसीज को लागू करके लोगों की आवाजाही को रोकने का प्रयास किया। तो ये इस तरह से सरकार ने नीतिगत दुविधा पर जो है काबू पाने की कोशिश की। ये सरकार के निर्णय हुए और इस निर्णय के कुछ प्रभाव भी पड़े। उन प्रभावों को हम देख लेते हैं। तो प्रभाव अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़े, मैं पहले भी आपसे इस पर चर्चा कर चुका हूं कि अर्थव्यवस्था ने वी आकार की रिकवरी जो है प्राप्त की। मैंने अलग अलग आपको प्रकार बताए, के आकार की रिकवरी, डब्ल्यू आकार। के आकार पर मैंने बात नहीं की थी। तो के आकार का मतलब होता है अर्थव्यवस्था के जो लक्षण है उनमें कुछ क्षेत्र जो है वृद्धि करते हैं, कुछ क्षेत्र कमी करते हैं, और इस तरह से अर्थव्यवस्था में एक उतार चढ़ाव का रुझान देखने को मिलता है अलग अलग सेक्टर्स में। इसलिए हम उसको के आकार की वृद्धि कहते हैं। डब्ल्यू आकार की वृद्धि में जब दोहरे शॉक लगते हैं, मतलब 2 बार एक के बाद एक आपको अर्थव्यवस्था में शॉक लगते हैं, तो डब्ल्यू आकार की रिकवरी। वी आकार मतलब तुरंत गिरावट और तुरंत वृद्धि, और यू आकार मतलब बीच में रुक करके और फिर वृद्धि होना, थोड़े समय के लिए एक मंदी की स्थिति रहती है और फिर वृद्धि होती है। हमारे यहाँ पर वी आकार की वृद्धि है, मैंने आपको बताया था। 2019-20 में हमारी वृद्धि दर 4.4% थी और 2020-21 में -7.7% हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी गिरावट हमको यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिली। इसमें अगर हम क्वार्टर्स के हिसाब से बात करें तो अर्थव्यवस्था पहले क्वार्टर में गिरी, दूसरे क्वार्टर में गिरी और फिर तीसरे क्वार्टर में बढ़ गई। लगातार यदि आपके 2 क्वार्टर्स में
दो त्रैमासिक क्वार्टर्स में अगर गिरावट होती है तो इसको हम बोलते हैं टेक्निकल, क्या बोलते हैं, टेक्निकल गिरावट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टेक्निकल गिरावट। तो टेक्निकल गिरावट हम इसको कह सकते हैं क्योंकि 2 बार तो गिरावट हुई लेकिन उसके बाद तीसरे बार में ये वापस से बढ़ गई। ठीक है, तो ये यहां पर बदलाव हमको देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था वी शेप में रिकवरी करती है वापस, मतलब त्वरित रूप से गिरती है और अगले ही जो त्रैमासिक जो रिपोर्ट आती है उसमें वो वापस से वृद्धि कर लेती है। फिर आता है हमारा सेक्टरल ट्रेंड। अब सेक्टरल ट्रेंड पर हम शुरुआत करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करेंगे, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, इनका क्या कुछ जो है हमको देखने को मिला। इस दौरान बहुत से विशेष शब्द भी आएंगे और उन सभी शब्दों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आता है हमारा कृषि क्षेत्र। हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो 2020-21 में कृषि क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा जिसकी वृद्धि दर जो है वो पॉजिटिव थी। बाकी सब में संकुचन हुआ है। आप अगर विनिर्माण क्षेत्र में जाओगे, उद्योग में जाओगे, वहां पर आपको संकुचन दिखेगा। सेवा क्षेत्र में तो जबरदस्त संकुचन दिखेगा, निर्यात आयात में आपको संकुचन दिखेगा, हर एक क्षेत्र में संकुचन है। लेकिन कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा जिसमें वृद्धि हमको देखने को मिली है। 3.4% की ग्रोथ Q1 और Q2 में हमारे यहाँ पर कृषि क्षेत्र में हुई है। हालांकि उत्पादन की बात करें तो हमारा 2020-21 का उत्पादन 321 मिलियन टन के करीब था, जो अब की बार 296 मिलियन टन ही रहा है। लेकिन फिर भी ये खाद्यान्न की बात है, फिर भी हम ये देखते हैं कि वृद्धि अर्थव्यवस्था में हमको देखने को मिली। आगे मैं इस चीज को आपको क्लियर करूंगा। तो 3.4% की वृद्धि है, आप इसको माइनस ना समझिए, ठीक है, ये मैंने केवल डैश लगाया है। तो 3.4% की वृद्धि है, कोई संकुचन कृषि में नहीं हुआ। तो पूछेगा आपसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020-21 में किस एक क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ओवरऑल अर्थव्यवस्था में संकुचन है, औद्योगिक क्षेत्र में संकुचन है, सेवा क्षेत्र में संकुचन है, केवल प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि है उसमें वृद्धि, यहां तक कि खनन में भी जो है ना संकुचन है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन 301 मिलियन टन 2020 की तुलना में 1.5% अधिक। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो वी आकार की रिकवरी हुई है। तो वही सेम टू सेम, पहले क्वार्टर में गिरावट, जून में, और फिर सितंबर में वापस से वृद्धि। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो पूरे साल भर में 9.6% की गिरावट, या हम कह सकते हैं कि वृद्धि दर इसकी रही -9.6%। और सबसे अधिक गिरावट आपके इस क्षेत्र में रही है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो 8.8% तक संकुचन हमारे सेवा क्षेत्र में देखने को मिला है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद होने चाहिए। 7.7% ओवरऑल संकुचन हमारी अर्थव्यवस्था में हुआ है। फिर आता है हमारा दूसरा मापदंड जिसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की हम बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो महंगाई दर है उसको सीपीआई के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, हमारे पास दो इंडेक्स हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक जहां मांग पक्ष के आधार पर एक जहां मांग पक्ष के आधार पर बात करता है, दूसरा आपूर्ति पक्ष। क्योंकि होलसेल आप चीजों की कब बात करते हो, होलसेल दाम कहां से आते हैं, जहां से उत्पादन होकर के चीजें मार्केट में आती है। और कंज्यूमर प्राइसेस कहां से आती है, जब आपकी डिमांड्स होती है। तो दोनों पक्षों को धारण करता है। देखो, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, बहुत सारा हमारा लंबा चैप्टर है, इतना समय नहीं है कि मैं आपको एक एक चीजों पर बात करूं विस्तार से। तो ये टर्म्स आप जानते होंगे, मैं ऐसा मान करके आपको ये क्लास ले रहा हूं। ठीक है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाएगा डेटा, फिर भी जो बेसिक चीजें आएगी वो मैं बताता चलूंगा। तो हमारे पास में मुद्रास्फीति, जो हमारी मुद्रास्फीति के लिए जो टारगेट्स हैं वो क्या है, वो है कि हमारी मुद्रास्फीति 4 ± 2 पर रहनी चाहिए। मतलब अर्थव्यवस्था के 2% से 6% तक कीमतों में वृद्धि होनी चाहिए। इससे न तो कम होनी चाहिए न ज्यादा। अगर इससे कम हो जाता है तो भी नुकसान है भाई। अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था में चीजों की दरें बढ़ नहीं रही, इसका मतलब है कि या तो सप्लाई ज्यादा बढ़ गई या फिर मांग कम हो गई। मांग कम अगर हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, चीजें लोग खरीद नहीं रहे। तो ऐसे में क्या होगा, अर्थव्यवस्था के नीचे की ओर जाने का डर रहता है। तो इसलिए ये एक इतनी सी प्रतिशत की वृद्धि हमेशा हमारे लगभग चलती रहनी चाहिए। तो अर्थव्यवस्था हमेशा प्रगति के राह पर चलती रहेगी। अगर 2 से 6%, अगर 6 से भी ऊपर चला गया तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज चीजों की हो रही है।
तो अर्थव्यवस्था में लोगों की पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी गिर जाती है। अगर ज्यादा आपके इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर पैरिटी आपकी गिर जाएगी। जैसे कि ऊर्जा क्षेत्र की जो उत्पाद है इनके बढ़ने की वजह से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों का अधिकतर पैसा उधर चला जाता है। अब सिलेंडर के दाम आप देख लीजिए किस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा बढ़ोतरी भी बहुत गलत है। अक्टूबर 2020 में ये दाम 606 रुपये पर थे, जो आज 923 रुपये पर हो चुके हैं। तो इतनी महंगाई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ये लगभग 90% के करीब महंगाई हुई पिछले एक साल में। तो ये 2 से 6% रहना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो 4.6% के करीब जो है हमको देखने को मिली है दिसंबर 20 में, और इसमें आगे हमको गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, ऐसा इसमें दिया गया है। हेडलाइन मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? हेडलाइन मुद्रास्फीति का मतलब है आपके जो ऊर्जा और खाद्यान्न क्षेत्र है इनको मिलाकर के मुद्रास्फीति को मापना। जबकि दूसरा प्रकार कोर मुद्रास्फीति का होता है, जिसमें आप फूड और फ्यूल को बाहर निकाल देते हैं। तो कोर मुद्रास्फीति आपकी फूड और फ्यूल के अलावा नापी जाती है, और जब आप हेडलाइन मुद्रास्फीति मापते हो तो उसमें फ्यूल और फूड दोनों को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर? चलिए, अगला जो मापदंड है जो कि दिखाता है वी आकार के रिकवरी को, वो है बैंक ऋण। बैंक क्रेडिट्स में कैसे बदलाव हुए? तो बैंक क्रेडिट्स में भी सेम टू सेम वी शेप की ही हमको चीजें देखने को मिली। उधारी की अगर हम बात करें तो संघ की उधारी इस बार 65% है, ठीक है, इस वर्ष की जीडीपी का, और राज्यों की उधारी 41% तक चली गई है। आपको पता होगा कि हमारे एफआरबीएम एक्ट जो है, ठीक है, जो बजट प्रबंधन अधिनियम हमारा है, ठीक है, राजकोषीय वित्त बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में लाया गया था, जिसके अंतर्गत जो घाटा है जीडीपी का उसे 3% के तक रखने की बात कही गई है, ठीक है, राजकोषीय घाटे को, और जो हमारा ऋण है वो 33% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह की लिमिट्स जो है रखी गई है, लेकिन राज्यों का घाटा 41% बढ़ गया, 41% चला गया, और संघ का 65% पे चला गया। और गत वर्ष की तुलना में हमारा ये जो घाटा है ये जो है वृद्धि दिखा रहा है कि जो हमारा जो ऋण है संघ और राज्यों का दोनों में वृद्धि हुई है। ऋण में वृद्धि होने का मूल कारण बहुत से सेक्टर्स को मदद करने के लिए सरकार ने जो बाहर से अतिरिक्त उधार लिया उसकी वजह से, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों को भी छूट दी कि वे बड़ी मात्रा में उधार ले सकते हैं। एक पूरा प्लान दिया गया 2% का, मैं उसको कई बार आपको हमारे जो करंट अफेयर्स उसमें समझा चुका हूं। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें अगर, तो जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ बात करते हैं, तो भारत बैलेंस ऑफ पेमेंट में अभी तक घाटे की स्थिति में रहता था, लेकिन अब वो अधिशेष की स्थिति में आ गया है। तो ये अधिशेष कोई हमारा निर्यात बढ़ने की वजह से, आयात कम होने की वजह से नहीं हुआ। दरअसल लॉकडाउन के बाद में आपके आयात और निर्यात दोनों में गिरावट हुई है। आयात में जहां ये गिरावट 40% के करीब है, 38.8%, वहीं निर्यात में ये गिरावट 21% की है। तो कुल मिलाकर के जीडीपी का 3.1% हमारे पास अधिशेष रह गया, क्योंकि निर्यात तो गिरा कम और आयात गिरा बड़ी तेजी से। तो ओवरऑल निर्यात जो है ना वो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आयात में कमी ज्यादा आई ना, तो अगर आप कम आयात कर रहे हो, मतलब आयात में गिरावट ज्यादा होने का मतलब है आपका आयात कम हुआ, तो आयात कम ही होना चाहिए ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट कब बनेगा? हमारे पास अतिरिक्त राशि कब बचेगी? जब हम सामान ज्यादा बेचेंगे और खरीदेंगे कम, तभी तो हमारे पास चीजें बचेगी। क्लियर? तो ये हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का हालात है। फिर आता है विदेशी निवेश की बात। तो भारत इस वर्ष सबसे बेहतरीन विदेशी निवेश के लिए स्थान रहा। सिंगापुर हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देशों में रहा, और 2020-21 में भारत को पसंदीदा स्थल माना गया निवेश में। लोगों ने, क्योंकि चीन जो है वहां से वायरस के उत्पन्न होने और उसके बाद में चीन द्वारा दिए गए जवाबों में काफी अस्पष्टता को देखते हुए जो है बड़ी मात्रा में देशों ने भारत की ओर रुख किया, और भारत में निवेश काफी बढ़ा है, चाहे वो एफडीआई हो या एफपीआई, दोनों में ही जो है निवेश हमारे यहाँ पर बढ़ा है। विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत तीव्रता से वृद्धि देखने को मिली है, और ये जनवरी के महीने में जो है आपका विदेशी मुद्रा भंडार $600 बिलियन के पार चला गया। टॉप 4 कंट्रीज में हम आ चुके हैं विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर के। और जुलाई 2021 में जनवरी 2021 में हम 500 बिलियन को पार करके गए थे, और अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये लगभग $640 बिलियन के करीब हो गया है।
ये हमारा विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति वर्तमान में है। चलिए अब हम देख लेते हैं जीवीए में क्या क्या शेयर है, एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडस्ट्रीज का और सर्विसेज का। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तो जो हमारा जीडीपी है उसमें से हम जो लागतें होती है, कॉस्ट को जब घटाते हैं, ठीक है, उत्पादन में, तो उसके बाद हमको जीवीए मिलता है। और जीवीए जो है, जीवीए में आप देख सकते हैं 2020-21 में एग्रीकल्चर सेक्टर का जीवीए 20% रहा है, जीवीए में जो योगदान है, जबकि 2019-20 में 18% था, तो वृद्धि हुई है। एग्रीकल्चर के जीवीए में वृद्धि हुई है। इंडस्ट्रीज में 1 पॉइंट की कमी है और सर्विस सेक्टर में भी 1 पॉइंट की कमी है। सर्विस सेक्टर में 54% हो गया, इंडस्ट्रीज में 26 हो गया है, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर। अब बात करते हैं पॉलिसी रेस्पॉन्स, अलग अलग लेवल पर कैसा पॉलिसी रेस्पॉन्स रहा है पूरे विश्व में या फिर देश के स्तर पर। तो अगर विश्व की हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पर अलग अलग देशों ने अलग अलग तरह के कदम उठाए हैं, जिनमें आप सभी देख सकते हो निवारक उपाय अपनाए गए, व्यापक परीक्षण किए गए, ट्रेसिंग की गई और सामाजिक दूरी अभियान चलाए गए। ठीक है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस तरह के अभियान यहां पर चलाए गए। राजकोषीय सहायता प्रदान की गई है, तो वैश्विक स्तर पर कुल मिलाकर 11.7 ट्रिलियन डॉलर की सहायता अलग अलग देशों ने अपने अपने स्तर पर, विभिन्न संस्थाओं ने, चाहे वो एशियाई विकास बैंक हो, चाहे वो विश्व बैंक हो, आईएमएफ हो, सब ने अपने अपने हिसाब से मदद की। और जो वैश्विक जीडीपी है उसका लगभग 12% के करीब सहायताएं यहां पर दी गई। इसके अलावा और जो कदम उठाए गए उनमें आपके कर कटौती हो गया, ठीक है, जैसे कि टैक्सेस कम किए गए, सब्सिडी दी गई अलग अलग सेक्टर्स को ग्रोथ करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, और ऋण प्रदान किए गए। भारत में भी बड़ी मात्रा में एक बहुत बड़ा पैकेज हमारी अर्थव्यवस्था का लगभग 8% के करीब आत्मनिर्भर भारत पैकेज के रूप में आया। इक्विटी निवेश, ठीक है, इक्विटी क्षेत्र में काफी निवेश यहाँ पर किया गया। तो ये हमको निवेश देखने को मिले, जो राजकोषीय या फिस्कल जो हेल्प है वो दिखाई देती है। मौद्रिक नीति में बदलाव किए गए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी में बहुत कमी की गई। ठीक है, केंद्रीय बैंकों ने खुली जो है मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था में बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि जो मुद्रा का प्रवाह रुक गया था कोविड-19 की वजह से, उसको वापस से शुरू करना था। पुनर्वित्तीयन की सुविधा, रिस्ट्रक्चर करने का, अपने ऋण जो है, क्योंकि कई लोग किस्तें भी नहीं चुका पाए थे, और ये केवल भारत में ही नहीं था, ये विदेशों में भी था। और बहुत से ऋण प्रावधानों में छूट भी प्रदान की गई, जिससे कि हमको भी यहाँ पर जो है ब्याज में छूट सरकार के द्वारा दी गई थी। ये कदम जो है वैश्विक स्तर पर उठाए गए। भारत ने क्या किया? भारत ने बहुत से कदम उठाए। बहुत से कदमों में 4 स्तर पर हमने काम किया। पहला था रोकथाम, भैया इसको रोको, कैसे भी करके ये महामारी रुकनी चाहिए। खैर अभी तो महामारी एक रुकी हुई स्तर पर ही है, और अगर हम थोड़ा और सावधानी रखते हैं तो आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि अब दोबारा से हमको ऐसी महामारी ना देखने को मिले। बाकी तो पर्यावरण की स्थिति पर निर्भर करता है कि क्या होगा। ठीक है, लॉकडाउन में वित्तीय सहायता व अनलॉक में राजकोषीय समर्थन। तो लॉकडाउन में वित्तीय सहायता काफी मात्रा में लोगों को प्रदान की गई, जैसे कि जनधन योजना के अंतर्गत लोगों को पैसा, आगे हम पढ़ेंगे इन पर। अनलॉक में राजकीय समर्थन, जब अनलॉक हुआ तो इंडस्ट्रीज को और जो छोटे छोटे लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले, पीएम स्वनिधि योजना और ऐसी बहुत सी योजनाएं शुरू की गई। वित्तीय उपाय किए गए सरकार के द्वारा अलग अलग सेक्टर्स के लिए। ठीक है, और स्वास्थ्य क्षेत्र को सबसे पहले फोकस किया कि अब जो है थोड़ा सा हमारे इस मेडिकल सेक्टर में जो है ना बदलाव होने चाहिए। अब हम इसमें थोड़े आत्मनिर्भर बने, इनमें हमारे पास अवसंरचना और कौशल दोनों का विकास हो, मानव संसाधनों का विकास हो, इसकी बात इसमें की गई। तो सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो स्कूल बंद किए गए। पहला कदम जो उठाया गया वो 21 दिन तक लॉकडाउन रहा। यात्राओं पर रोक रही, अभी तक भी है कई जगह। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन करके हमने कंटेनमेंट जोन बनाए अलग अलग, कि भाई रेड जोन में कौन कौन सी बिल्कुल कोई गतिविधि नहीं, और ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां, और ऑरेंज जोन में कुछ गतिविधियों पर नियंत्रण यहां पर रखा गया। मास्क को अनिवार्य किया गया, नहीं पहनने वालों पर 200 रुपए का जुर्माना। आप सभी ने देखा है, पहले 100 रुपए था, फिर 200 किया, इस तरह से। सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमण संभावित क्षेत्र ये थे। राजकोषीय नीति, अब देखो ये जितनी भी घटनाएं हम पढ़ रहे हैं ना, दिसंबर 2020 से पहले की है। अब आप जानते हो हम दूसरी बार एक और बार भोग चुके हैं, कब? मई 2021 में और अप्रैल 2021 में। तो यहां पर उन चीजों की चर्चा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू आपका जनवरी 2021 में आ जाता है,
तो इस हिसाब से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो आप ये मत कहना कि सर ये वाला डेटा का है, क्योंकि हम इकोनॉमिक रिव्यू पर बात कर रहे हैं तो हम पिछले डेटा की बात कर रहे हैं। राजकोषीय नीति में आपातकालीन स्वास्थ्य कोष 150 अरब रुपए का, पीएम गरीब कल्याण योजना ये चलाई गई सरकार के द्वारा। क्यों चलाई गई आप सभी जानते हैं। देखो, ये जो पीएम गरीब कल्याण योजना है, ये हमारे जो मजदूर वर्ग था, ये मजदूर वर्ग जब अपने काम के स्थलों को छोड़ करके गाँव में आया तो उनके पास कोई काम नहीं था, तो सरकार ने मनरेगा और अन्य प्रावधानों के माध्यम से इन लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया। इसके लिए इसे शुरू किया गया। मनरेगा वेतन वृद्धि हालांकि ज्यादा नहीं थी, 20 रुपए की वेतन वृद्धि यहाँ पर की गई थी, लेकिन ठीक है, कुछ किया तो सही, यही मान के चलते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है, एक और चलाया गया। गरीब कल्याण योजना में लोगों को जो घर पर अन्न की व्यवस्था की गई, 5 किलो प्रति व्यक्ति के करीब अन्न सबको दिया गया। और जो स्वास्थ्य सेवाओं के जो हमारा जो खाद्यान्न सुरक्षा जो है अधिनियम के अंतर्गत, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो लोग नहीं आते थे उनको भी यहाँ पर सुविधा देने की कोशिश की गई। तो रोजगार अभियान में तो रोजगार दिया गया और गरीब कल्याण योजना में अन्न और अन्य व्यवस्थाएं जो है सरकार द्वारा की गई। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 बार में 1, 2 और 3, इसमें आपको क्रेडिट गारंटी दी गई, मुद्रा ऋण, विशेष तरलता, लिक्विडिटी, पैसे का फ्लो जो है कंपनियों के लिए बढ़ाया गया। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड में अतिरिक्त क्रेडिट और दी गई लोगों को कि किसान जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण ले सकते हैं। कृषि और पशुपालन के लिए कोष स्थापित किए गए, मत्स्य पालन के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना, तो बहुत सी ऐसी योजनाएं इसमें शुरू हुई। इसके बाद तीसरा सेक्टर आता है हमारा मौद्रिक उपाय और संरचनात्मक सुधार। मौद्रिक उपाय की बात करें तो मौद्रिक उपाय तो हमारे रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। तो ये कोशिश करती है मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए, 2 तरह के प्रयास ही करती है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से जो है इन्होंने तात्कालिक उपायों में रेपो रेट को 115 अंक कम कर दिया और रिवर्स रेपो रेट को 155 अंक कम कर दिया। तो रेपो रेट 4 अंक पर जो है इन्होंने लाकर छोड़ दी और ये 3.25 या कुछ इतना है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो ये 2 आपके रेपो और रिवर्स रेपो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि क्या होता है। रेपो रेट का मतलब होता है जब कोई बैंक अपने दिन भर के बचे हुए पैसे को जो है जब रिजर्व बैंक द्वारा उधार दिया जाता है तो वो 4% ऋण लेता है, किनसे, बैंकों से। और रिवर्स रेपो मतलब बैंक जब अपना कोई पैसा लघु अवधि के लिए दिन भर के बचे हुए काम का पैसा जब रिजर्व बैंक के पास रखते हैं तो रिजर्व बैंक उनको इतना ब्याज देता है। तो 4 और 3.5 पर आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो टीडी होते थे, टाइम डिपॉजिट, इन पर आपके लॉकडाउन से पहले लगभग 7% तक ब्याज मिला करता था और अभी वो दर मैक्सिमम 5% की है, मतलब 5% के करीब, क्योंकि बैंक खुद जो है ना 6%, 6.5% पर होम लोन दे रहा है, 7% पर लोन दे रहा है। तो MCLR जो है वो घटा दी और एक नई अवधि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो एक व्यवस्था की गई जिसमें लंबी अवधि के लिए जो है लोन दिए गए हैं, 3 वर्ष तक की अवधि के लिए ऋण जो है बैंकों को क्रेडिट या तरलता की व्यवस्था जो है की गई है। इस पर मैं अभी नहीं कभी बाद में आपसे चर्चा करूंगा। CRR की जो अनिवार्यता है, कैश रिजर्व रेशियो, अर्थात अपनी जो लाइबिलिटीज है उनको पूरा करने के लिए जितनी मात्रा में कैश रखना बैंकों के लिए अनिवार्य होता है रिजर्व बैंक के साथ में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ये किसके पास होता है, रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है बैंकों के द्वारा। एक और होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, SLR उसको बोला जाता है। SLR बैंक खुद के पास रखते हैं तो लगभग 20% के करीब ये रहता है। इसी तरह से CRR 6% के करीब हुआ करती थी, उसमें कमी की गई ताकि बैंक अगर खुद के पास कम रखेंगे तो उनके पास क्रेडिट बढ़ेगी, लोन ज्यादा दे पाएंगे तो तरलता बढ़ेगी। इस तरह से प्रयास किए गए। संरचनात्मक सुधारों में आपके सभी क्षेत्रों में, श्रम, कृषि, विद्युत, खनिज उद्योग, रक्षा, अंतरिक्ष, MSME, सभी क्षेत्रों में प्रावधान किए गए थे। तो जब हम इनको आगे बढ़ेंगे ना, अलग अलग सेक्टर्स पर बात करेंगे तो वहां पर हम इन पर चर्चा कर लेंगे। तो संरचनात्मक सुधार मूलभूत रूप से आपके वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किए गए। तो यहां पर कुछ डेटा है मेरे पास में। V आकार की वृद्धि मैंने आपको बता दिया। कृषि क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि, उद्योगों में फर्स्ट हाफ में 20.5% और सेकंड हाफ में 1.1% वृद्धि। तो देखो मैं क्या बताना चाहता हूं कि V आकार की वृद्धि का प्रदर्शन कहां हो रहा है। पहला क्वार्टर हम वही
मैं हाफ की बात कर रहा हूं, पहला हाफ। तो अप्रैल 2020 से लेकर के सितंबर 2020 की अवधि में गिरावट हुई 20.5% की, किसमें? उद्योग क्षेत्र में। लेकिन सेकेंड हाफ में 1.1% की वृद्धि हो गई। तो ये क्या दर्शा रहा है? वी आकार की वृद्धि को। सेवा क्षेत्र में 31.5% की गिरावट, जबकि सेकेंड हाफ में 12% की गिरावट। तो ये कुछ इस तरह से हमको ग्राफ देखने को मिलेगा, यहां पर आ जाएगा ये। भले ये जीरो का स्तर यहां होगा, लेकिन ये भी वी आकार की वृद्धि हमको दिखाएगा। ठीक है, तो ये वी आकार की वृद्धि को दिखाने वाले कुछ इस तरह हैं। 2020-21 में कुल हमारी वृद्धि दर रही -7.7, मतलब अर्थव्यवस्था में संकुचन हुआ है 7.7%। 2021-22 का अनुमान दिया है कि भैया रियल जीडीपी होगी 11% के करीब वृद्धि अनुमान दिया गया है, और सांकेतिक जीडीपी में 15.4% की वृद्धि बताई गई है। और जिस स्तर से हमने शुरुआत की थी उस स्तर पर पहुंचने में हमको 2 साल यहां पर लगेंगे। तो पूर्व महामारी का जो स्तर है ना, वहां पर पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा? अभी 2 साल, मतलब 2022 हमको पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, और इसके बाद में मैं आपको चैप्टर 2 लेकर आऊंगा, और चैप्टर 2 में हम आगे जो हमारा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है, उस पर हम बात करेंगे राजकोषीय विकास पर, फिस्कल डेवलपमेंट कैसे हुआ, अलग अलग जो राजस्व घाटा हो गया हमारा, प्राथमिक घाटा क्या होता है, कितना रहा है, उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।